इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अनसिमेट्रिकल बेंडिंग जब हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस नॉन ना हो। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास अननोन प्रिंसिपल एक्सिस इन शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर, जब हम शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर पढ़ रहे थे तो हमने डिटेल से डिस्कस किया था व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, वो अननोन कब होती है, उसको सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके। हम प्रिंसिपल एक्सिस को फाइंड नहीं करते, हम डायरेक्ट मूवमेंट को सेंट्राइडल एक्सिस के अबाउट रिजॉल्व करते हैं। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास वही फार्मूला यूज होगा, सेम फार्मूला यूज होगा कि हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा फ्लेक्सर ड्यू टू मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस प्लस सिग्मा फ्लेक्सर ड्यू टू मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस। लेकिन अब हमारे पास ये एम वाई और एम जेड जो हमारे पास मूवमेंट है, ये हमारे पास सेंट्राइडल एक्सिस है, हमारे पास हमारी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, किस केस में हमारे पास अनसिमेट्रिकल होता है, क्यों होते हैं, और फिर हमारे पास ये सब कुछ हम शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू एम, जब मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस हो, एम वाई इंटू आई जेड माइनस एम जेड इंटू आई वाई जेड डिवाइडेड बाई आई जेड माइनस आई वाई जेड होल स्क्वायर इंटू जेड। जब मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस हो तो हमारे पास नेगेटिव आता है, प्लस मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस, तो ये फार्मूला हमारे पास इसी हिसाब से रिपीट हो जाएगा, एम जेड आई वाई माइनस एम वाई इंटू आई वाई जेड डिवाइडेड बाई आई जेड माइनस आई वाई जेड होल स्क्वायर। जब हमने शार्ट प्रिज्मेटिक मेंबर डिस्कस किया था तब हमारे पास यही क्या सेक्शन था, इसकी प्रॉपर्टीज उधर हमने फाइंड की थी, आई जेड भी फाइंड किया था, आई वाई भी फाइंड किया था, आई जेड वाई भी फाइंड किया था, हमने उसका सेंट्राइड भी लोकेट किया, सब कुछ हमने उसमें किया था। अब हमारे पास मूवमेंट लग रही है अबाउट दिस पॉइंट, हमारे पास लोड लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होगी अबाउट अननोन प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले हमारा काम होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को लोकेट करना, तो हम लोकेट करते हैं थ्रू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेकिन इस केस में हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए फिर भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। और हमारे पास एक शॉर्टकट है कि जब भी हमारे पास मेंबर में एक पॉइंट लोड लग रहा हो, सिर्फ सिंगल पॉइंट लोड हो, तो हमारे पास उसकी बेंडिंग मोमेंट पॉइंट लोड के नीचे मैक्सिमम होती है, यानी कि इसकी बेंडिंग मोमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी। तो जब हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट मिल जाए तो तब हम एरिया मेथड नहीं यूज करते, हम डायरेक्ट फंक्शन बना के या डायरेक्ट उसकी मूवमेंट इस पॉइंट पे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला काम होगा हम क्या करें, रिएक्शन निकालें। ये बी में हमारा R1 R2 टोटल स्पैन लेंथ हमारे पास कितनी है 9, और हमारे पास यहाँ पे लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन इन 3 इंचेस। हमारे पास R1 आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू, जब हम R1 फाइंड करते हैं जब सिंगल रिएक्शन हो तो हमारे पास R1 इज इक्वल टू इसके अपोजिट जो डिस्टेंस होगा, R1 का और फोर्स का डिस्टेंस नहीं, उसके अपोजिट डिस्टेंस हमारे पास कितने, फोर्स मल्टीप्लाई बाय उसके अपोजिट डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय उसका अपोजिट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। ये हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट है जब हमारे पास क्या हो, सिंगल पॉइंट लोड लग रहा हो और सिंपली स्पॉटेड बीम हो। अगर है केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3। अगर सिंगल R2 हमें इस केस में फाइंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फाइंड करना होता तो हमारे किस तरह फाइंड होता, R2 इज इक्वल टू लोड मल्टीप्लाई बाय इसका अपोजिट डिस्टेंस। अब हमारे पास अपोजिट डिस्टेंस 3 नहीं है, कौन सा है 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 6 3 3 9, यानी कि 20/3। हमने इसको वेरीफाई करना है तो R1 प्लस R2 कर देते हैं, 10 प्लस 20 होल डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10। हमारे पास डाउनवर्ड मूवमेंट 10, अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड फोर्सेस भी 10 है, अपवर्ड फोर्सेस भी 10 है। जब हम इस तरह रिएक्शन फाइंड करते हैं तो हमारे पास इसकी वेरिफिकेशन इजी हो जाती है, लेकिन ये उस केस में एप्लीकेबल है जब हमारे पास सिंगल पॉइंट लोड लग, अगर दो लग रहे हो तो आप इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत पहले एक को डील कर दें फिर दूसरे को डील कर दें, उस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारा मेन मकसद ये यहाँ पे क्या था कि R1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमारे पास कितनी आ गई 10/3। तो हमने ये वाला सेक्शन ले लिया, यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन लग रहा है 10/3 का, यहाँ पे शेयर फोर्स होगी, बेंडिंग मूवमेंट होगी, और इसी पॉइंट पर अगर पॉइंट लोड भी ले लें तो उसको कोई मसला नहीं है। हमारे पास कितना आ जाएगा 6। हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर मूवमेंट फाइंड करनी है, इस पॉइंट पे इस फोर्स के और पास ये वाली दो फोर्सेस हमारे पास क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो मूवमेंट इज इक्वल टू, लेफ्ट वाला सेक्शन ये है तो लेफ्ट से हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है, पॉजिटिव होती है, या अपर फोर्स जो मूवमेंट काज करती है वो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10/3 फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो कि हमारे पास कितना है 6। फोर्स हमारे पास 10/3 मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस 6, यानी कि
3 और 6 तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर। द मोमेंट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 6 न्यूटन मिलीमीटर। अब हमने मोमेंट फाइंड कर दिया, अब हमने क्या करना है, मोमेंट को अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड करना है, एम वाई और एम जेड की फॉर्म में। तो हमारे पास मोमेंट कहाँ पे लग रही है, इस पॉइंट पे लग रही है। हमने कहा था कि मोमेंट का जो प्लेन होगा वो हमारे पास फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब मोमेंट इस प्लेन पे लगेगी। अब हमारे पास ये प्लेन जो है ये फोर्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारे पास ये प्लेन हमारे पास जेड एक्सिस आ जाएगी, यानी कि इस केस में हमारे पास मोमेंट सिर्फ होता है अबाउट जेड एक्सिस लगेगी। और हमारे पास अब इसकी डायरेक्शन या तो ये होगी या तो ये होगी, ये भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। हमारे पास बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज में एंगल 90 बनना चाहिए, ये वाला एंगल 90 होना चाहिए, तो मतलब मोमेंट हमारे पास इस तरफ लगेगी, यानी कि एम जेड हमारे पास आएगी पॉजिटिव और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 6 न्यूटन मिलीमीटर। स्ट्रेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास एम वाई इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो कंबाइंड स्ट्रेस का फार्मूला था एम जेड इंटू आई वाई माइनस एम जेड इंटू आई वाई माइनस एम वाई इंटू आई वाई जेड डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू आई जेड माइनस आई वाई जेड प्लस एम वाई इंटू आई जेड डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू आई जेड माइनस आई वाई जेड होल स्क्वायर प्लस ये भी प्लस हो जाएगा हमारे पास एम जेड इंटू आई वाई जेड। अब हमारे पास इसमें आई जेड आई वाई जेड की हमारे पास वैल्यू है, आई वाई आई जेड की वैल्यू है, आई वाई जेड की वैल्यू हमारे पास एम वाई कितना है, इस केस में 0 है। हमारे पास मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ अबाउट जेड एक्सिस है, पॉजिटिव है, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 6 है। तो इससे हमारे पास जो स्ट्रेस की इक्वेशन बनेगी हम इसमें एम वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे और इधर से जो हमारे पास वाई और जेड होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इससे हमारे पास स्ट्रेस की इक्वेशन आ जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू माइनस 33.42 वाई माइनस 33.42 वाई और माइनस 27.85 जेड माइनस 27.85 जेड। अब जैसे ही हमने इक्वेशन फाइंड कर दी देन हमारे पास इक्वेशन फाइंड करने के बाद पहला स्टेप हमारे पास होता है न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना होता है, उसके बाद हमें क्या करना है बाउंड्रीज के पॉइंट पे स्ट्रेसेस को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड कर देते हैं, फॉर दिस सिग्मा इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3342 y इज इक्वल टू 2785 z। हमने y बाय z इज इक्वल टू 27.85 डिवाइडेड बाय माइनस 33.42 और y बाय z हमारे पास किसके बराबर है, tan ऑफ अल्फा के बराबर। तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 27.85 33.42। अब हमारे पास ये आर्ट फंक्शन है, तो आर्ट फंक्शन केस में हमारे पास इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 39.8 डिग्री। अब हमारे पास एंगल अगर पॉजिटिव आ जाता तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, अब एंगल नेगेटिव आया तो उसका मतलब हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है जेड एक्सिस से। तो जेड एक्सिस से हमारे पास क्या करना है, इस डायरेक्शन में लेना है एंगल, तो हमारे पास इसकी न्यूट्रल एक्सिस इस तरह कुछ रोटेट हो जाएगी विद एंगल 39.8 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इस सारे के सारे कॉर्नर्स पॉइंट पे स्ट्रेसेस को फाइंड करने हैं, इस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे। इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशन हमने फाइंड की हुई है, इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। हमें क्या करना है, जैसे इसमें पुटिंग करनी है इनके पॉइंट्स की, तो उसके लिए हमारे पास इनके पॉइंट होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल मैं एक दो पॉइंट निकाल देता हूँ, जैसे हमारे पास ये वाला पॉइंट है, हमारे पास पॉजिटिव जेड एक्सिस में लग रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 43.46, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 43.46 और जेड एक्सिस के लिए मेरे पास ये हो जाएगा 80 माइनस 43.46, ये मैंने लिखा है 26.54, लेकिन ये 26.54 हमारे पास किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। अब मैं ये वाले कोऑर्डिनेट इसमें पुट करूंगा तो हमारे पास इस पॉइंट का स्ट्रेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे ए कहा है तो मेरे पास सिग्मा ए आ जाएगा। इसी तरह इस पॉइंट का स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस और इसका स्ट्रेस, टोटल हमारे पास कितने स्ट्रेस हो जाएंगे, 2 4 और 6 स्ट्रेसेस हम फाइंड करेंगे। इन 6 स्ट्रेसेस के बाद हम इनमें से देखेंगे जो हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेसिव होगा, मैक्सिमम टेंसाइल होगा, जिस भी कोऑर्डिनेट पे लाइक कर रहा है वो हम क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे।